Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 15 एसोसिएशन हम स्टार्ट कर चुके हैं और अब तक हमने बहुत सी टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड किया। पिछले लेक्चर में हमने दो एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को अंडरस्टैंड किया था, जिसमें अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज हम कुछ नई टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि एसोसिएशन किस तरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती जाती है। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और आज की नई टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं। आज की जो टर्म है वो है कंप्लीट एसोसिएशन। देखिए, एसोसिएशन का जो सिंपल कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एसोसिएशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, लेकिन वो वेरिएबल्स जो है वो कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते थे। हम उन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की बेस पर जो वेरिएबल हमारे पास डिफाइन होते थे उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को कंसिडर करते हैं। इस तरह हम एनालिसिस की तरफ आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कंप्लीट एसोसिएशन क्या कह रही है कि इन द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, देखिए अभी तक हम दो एट्रीब्यूट्स को ही स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने ए और बी के हवाले से देखा था, अब भी हम ए और बी को ही कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये मिनिमम हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स की जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल हो तो हम इजीली एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सो इन एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, इफ वन ऑफ देम कैन नॉट अकर विदाउट द अदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैन नॉट अकर विदाउट द अदर, यानी एक एट्रीब्यूट एग्जिस्ट ना करे या अकर ना करे दूसरे की वजह से या उसके बगैर। देखिए, सो ये पहला उसका अजम्पशन है जो आपने याद रखना है कंप्लीट एसोसिएशन के हवाले से। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि कंप्लीट एसोसिएशन क्या चीज है कि एक एट्रीब्यूट दूसरे के बगैर एग्जिस्ट ना करे या अकर ना करे, वन। उसके बाद हाउ द अदर मे अकर विदाउट वन, यानी हम अगर ए टू बी की बात कर रहे हैं तो ए जो है वो बी के बगैर उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन बी की एग्जिस्टेंस या बी की अकरेंस ए की वजह से या ए के लिहाज से मे बी और मे नॉट बी अकर्ड, यानी हम वन साइडेड देख रहे हैं। इसको इस तरह भी अंडरस्टैंड कीजिए कि ए जो है वो बी की साइड पर है, यानी अगर बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ए तो डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करेगा या अकर नहीं करेगा, लेकिन बी के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी अकरेंस जो है वो ए की वजह से हो। ये है कंप्लीट एसोसिएशन, ठीक है, ये याद रखना है। इसको हम पॉजिटिव एसोसिएशन भी कहते हैं कि ए की वजह से ए की जो अकरेंस है वो बी की वजह से एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन बी की अकरेंस जो है वो मे अकर विदाउट वन। क्लियर हो की बात? अब इस चीज को हम किस अंदाज में, यानी ये जो दो अजम्पशंस हमने लिखी हैं, ये जो दो लाइंस यहां पे क्लियर की हैं अभी, उसको हम किस अंदाज में लिख सकते हैं कि अगर हम जो ये बातें कर रहे हैं इसको सिंबॉलिकली कैसे डिफाइन करेंगे कि ए की फ्रीक्वेंसी बी की फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्टली इक्वल है। मतलब कि ऑल एज आर बीज एंड ऑल बीज आर एज। एक सिचुएशन ये बन रही है। दूसरी सिचुएशन क्या बन रही है कि ए की फ्रीक्वेंसी लेस देन है बी की फ्रीक्वेंसी से। देखिए ये फ्रीक्वेंसी क्यों आ रही है, क्योंकि यहां ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है। अब ए की फ्रीक्वेंसी लेस देन है बी की फ्रीक्वेंसी में, इसका क्या मतलब यहां पर जनरेट हो रहा है, ऑल एज आर बीज। अब यहां पर दूसरी अजम्पशन जो है वो क्या है कि आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि अगर ये सिचुएशन यानी जो सेकंड वन होल्ड कर रही है तो फिर क्या हो रहा है, फिर आपने ये याद रखना है कि अगर एज आर बीज तो फिर बीज आर नॉट एज। ये बात क्लियर है। इसी तरह द थर्ड वन इज अगर बीज बी की फ्रीक्वेंसी लेस देन आ जाए ए से, यानी सिचुएशन रिवर्स हो जाए, ठीक है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ऑल बीज आर एज, यानी हम वन साइडेड डायरेक्शन को देख रहे हैं। ये है इसका पहला वाला पॉइंट भी कि इफ वन ऑफ देम कैन नॉट अकर विदाउट द अदर, कोई एक दूसरे के बगैर अकर ना कर सके, ठीक है। सो ये सिचुएशंस जो है वो यहां पे आपको नजर आ रही होंगी कि अगर ए लेस देन बी हो तो ऑल एज आर बीज, ठीक है, और अगर बी लेस देन हो, ये बी का मतलब बी की फ्रीक्वेंसी है,
हमेशा याद रखिए कि कुछ टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। हम इसको, जब मैं ये बात कर रहा हूं एज, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। अगर मैं ये बात कर रहा हूं 20, तो फिर इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। ठीक है, सो बी इज लेस देन ए, अगर ये सिचुएशन आ रही है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑल बीज आर एज। सो ये अजम्पशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। ठीक है, आपने इसको इन दोनों के मुताबिक, यानी ये जो हमने डिस्क्रिप्टिव वे में दो अजम्पशंस लिखी हैं, इसको हम लॉजिकली या सिंबॉलिकली इस अंदाज में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन है जो कंप्लीट एसोसिएशन की है, इसको हम परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन भी कहते हैं। यानी जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन या व्हाट इज मेंट बाय परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, तो फिर आपको इस अंदाज में इसको एलैबोरेट करना है। एलैबोरेट करने के लिए आप इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली जो सिंबॉलिकल आउटलुक नजर आ रही है, आपने उसको भी यहां पर डिफाइन करना है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने इस टॉपिक का नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं कि वो क्या है। जी, नेक्स्ट है आपके पास कंप्लीट डिसएसोसिएशन। कंप्लीट डिसएसोसिएशन का मतलब ऑब्वियसली, जब हमने अभी इससे पहले बोर्ड नंबर 1 पर कंप्लीट एसोसिएशन पढ़ा, तो कंप्लीट डिसएसोसिएशन ऑब्वियसली उसका रिवर्स हो सकता है या उसका उलट हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको अंडरस्टैंड करना है कि नन ऑफ एज इज बी एंड नन ऑफ अल्फास इज बीटास। ये क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि अगर एज और बीज, अब ये एज और बीज का मतलब फ्रीक्वेंसी ही है, ये माइंड के अंदर रखना आपने कि एज और बीज, ये जो एट्रीब्यूट्स की जो फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे पास, ए की अंदर ऑब्वियसली कुछ इंडिविजुअल्स आएंगे, ये फ्रीक्वेंसी यही जाहिर कर रही है, और बी की फ्रीक्वेंसी ये जाहिर कर रही है कि बी के कुछ इंडिविजुअल्स हैं। अगर ए के बी के अंदर या बी के ए के अंदर कोई भी इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट ना कर रहे हो, इसी तरह अल्फा के इंडिविजुअल्स बीटा के इंडिविजुअल्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो फिर हम क्या कहेंगे, दिस इज कंप्लीट डिसएसोसिएशन। ठीक है, सो मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वहां पर हमने इससे पहले जो कंप्लीट एसोसिएशन में पढ़ा था, वहां पर क्या था कि एक जो है वो दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकर नहीं कर सकता। यहां पे हम ये कह रहे हैं कि ए और बी जो है वो अकर कर ही नहीं रहे, उनका आपस में किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा या हमें नजर ही नहीं आ रहा। इसी वजह से कहा गया नन ऑफ एज इज बीज एंड नन ऑफ अल्फास इज बीटा, और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डिसएसोसिएशन। और इसका दूसरा नाम क्या है जो अभी इससे पहले हमने कंप्लीट एसोसिएशन के टॉपिक में पढ़ा था, इट इज परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन। यानी एसोसिएशन तो है लेकिन इसको हम परफेक्ट डिसएसोसिएशन कहेंगे। ठीक है जी, लेकिन इसका जो क्लियर नेम है वो है परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। यानी अभी हमने ये पढ़ लिया कि कंप्लीट एसोसिएशन क्या होती है, कंप्लीट डिसएसोसिएशन क्या होती है। अब हम उसको मेजर करने का एक क्राइटेरिया डिफाइन करने लगे हैं कि अगर एसोसिएशन को आपने मेजर करना है तो क्या फॉर्मूला होगा या क्या टेक्निक होगी। अब पहले कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंट क्या करता है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यॉल फॉर्मूला यूज करते हैं, और ये जो यॉल फॉर्मूला है इसको Q से डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन से क्या मुराद है, याद रखिए कि जिस तरह कोरिलेशन के अंदर हमने इस चीज को डिफाइन किया था कि कोरिलेशन का मतलब है द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर, और उसमें हम दो वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ को देख रहे होते हैं, अफेक्शन को देख रहे होते हैं, हाउ वन वेरिएबल
कैन अफेक्ट द अदर। इसी तरह यहां पर भी यही है कि कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन दो एट्रीब्यूट्स की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन का मतलब हरगिज पॉजिटिव सेंस में नहीं है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। जिस तरह हमने यहां पर ये कहा परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन, यानी अगर नन ऑफ एज इज बीज तो फिर ये परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन है लेकिन नेगेटिव सेंस में। इसी तरह यहां पर जब हम स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे तो वो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो बड़े आपस में क्लोज हैं, वो पॉजिटिव सेंस में नहीं हो सकता, वो नेगेटिव सेंस में भी है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंसेस आपने माइंड के अंदर रखनी है, फिर हम इस स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो योर्स फॉर्मूला हो गया क्लियर, क्यू से इसको डिनोट करेंगे। जरा इसकी आउटलुक देखें फॉर्मूले की, ठीक है। फॉर्मूले की आउटलुक जरा देखें क्या है, क्यू इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर वही बात कि मैं ए बी की बात कर रहा हूं, लेकिन इस ब्रैकेट की वजह से आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं ए बी की बात कर रहा हूं लेकिन वहां ब्रैकेट भी लिखी हुई है तो इसका मतलब यह है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, ठीक है। अल्टीमेट क्लास ए बी जिसके अंदर एट्रीब्यूट ए बी है और एट्रीब्यूट बी भी है। इन दोनों को जब कंबाइन इनकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है अल्फा बीटा के साथ, ठीक है। उसके बाद माइनस करना है ए बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी, और जो न्यूमरेटर का आपको आउटलुक नजर आ रहा है उसी को दोबारा लिखेंगे लेकिन प्लस के साथ। सो बेसिकली आपको यह याद रखना है व्हाट इज योर न्यूमरेटर। सो जब आप दो एट्रीब्यूट्स को डील कर रहे हैं 2x2 टेबल के अंदर, तो फिर उस टेबल में इसको किस तरह जनरेट करना है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दो एट्रीब्यूट्स हैं बी, जिसमें हम बी और बीटा कहते हैं, और इसके बाद ए एट्रीब्यूट है, इसको ए और अल्फा कहते हैं। तो यहां पर जो जनरेशन हो रही है जरा गौर से देखिए, फ्रीक्वेंसी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। जरा गौर से देखिए, इस टेबल को ऑब्जर्व करें और इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें तो आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। जरा ये डायगोनल देखिए, इस डायगोनल में आपको क्या नजर आ रहा है, ए बी और अल्फा बीटा। जरा गौर से देखिए, ए बी इज मल्टीप्लाइड विद अल्फा बीटा। फिर उसके बाद जरा अगला इसका पोर्शन देखें जो ये ऑफ डायगोनल सिचुएशंस बन रही है, ठीक है। ये है जी ए बीटा और ये है आपका अल्फा बी। सो लुक एट दैट, ए बीटा एंड अल्फा बी। सो अगर किसी को मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर है तो वहां से भी इसको अच्छे तरीके से आप लर्न कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज द ओपनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। जरा इसको भी ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मैंने 2x2 मैट्रिक्स है मेरे पास 2 4 6 8 और इसका मैंने डिटर्मिनेंट ओपन करना होता था तो क्या करता था, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 16 माइनस ऑफ डायगोनल की एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती थी और वो है 24, ठीक है। सो ये डिफरेंट वेज है लर्निंग के। आपको अपने माइंड के अंदर देखना है कि किस अंदाज में आपका फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। सो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके 2x2 वो जो टेबल ऑफ एट्रीब्यूट्स था जो हमने कल भी स्टडी किया था, उसको अंडरस्टैंड किए बगैर आप फॉर्मूला नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप जब इसको याद करेंगे तो बेटा डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो इसको याद नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको टेबल पता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह
डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को जब आप ओपन करते थे 2 by 2 के अंदर, तो फिर आप क्या करते थे, पहले डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होती थी, फिर ऑफ डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होती थी और उनके दरमियान माइनस का साइन होता था। अब आपने कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या करना है, पहले माइनस करना है और सेम वही फैक्टर जो है वो प्लस के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। जी, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपने याद रखनी है कि कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की जो रेंज है वो -1 से लेकर +1 तक है। दिस इज सेम लाइक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, Q की वैल्यू +1 हो सकती है, Q की वैल्यू 0 हो सकती है और Q की वैल्यू -1 हो सकती है। ठीक है, सो इन तीनों वैल्यूज के अंदर आपने मूव करना है और अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर इनमें कहीं मूव कर रहा होगा, इनमें आंसर जो है रोटेट करेगा। तो अगर +1 है, सबसे पहले अगर आपका Q का आंसर +1 आ जाता है तो फिर आप क्या कहोगे कि एट्रीब्यूट्स आर completely associated। ठीक है, और अगर -1 आ जाता है तो फिर आप क्या लिखोगे, एट्रीब्यूट्स आर कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड। थोड़ा गौर कीजिए कि अभी हमने कंप्लीट एसोसिएशन और कंप्लीट डिसएसोसिएशन को अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, अब हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कैलकुलेशन के आंसर्स को देखकर हम बता रहे हैं कि दो एट्रीब्यूट्स कब कंप्लीटली एसोसिएटेड होंगे और कब कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड होंगे। तो ऑब्वियसली फिर जब 0 की बात होगी तो हम क्या कहेंगे, नॉट एसोसिएटेड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द कंप्लीट एसोसिएशन, द कंप्लीट डिसएसोसिएशन एंड द बिहेवियर ऑफ एसोसिएशन, या यू कह लीजिए कि पैटर्न ऑफ एसोसिएशन के एसोसिएशन किस टाइप की है, या वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, ये हमें कौन बता रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। सो कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है और उसका फॉर्मूला बिल्कुल आपके क्लियरली माइंड के अंदर होना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है 2 by 2 का, जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स की फ्रीक्वेंसीज मेंशन्ड है, लाइक ये इस तरह आपको टेबल गिवन है और आपको एट्रीब्यूट्स के हवाले से टोटल्स भी मेंशन्ड है, लाइक दैट। ठीक है, एक टेबल जनरेट हो गया, आपको इसको माइंड के अंदर रखना है कि किस तरह ये टेबल जनरेट होगा, और अगर इंडिपेंडेंटली आपको वैल्यूज गिवन हुई है तो आपको किस तरह इसको टेबल के अंदर पुट अप करना है। अब हम क्या करेंगे, अगर कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन लिखना है तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला पुट अप करेंगे, लेकिन चूंकि फॉर्मूला हम कर चुके हैं, मैं सिर्फ एक सिंबॉलिक आउटलुक आपको बता रहा हूं कि किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए अभी हमने देखा, इसको अंडरस्टैंड किया कि किस तरह डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस, जरा गौर कीजिए क्या था, प्लस या माइनस,
अभी चूंकि बोर्ड नंबर 2 आपके सामने नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि आपको क्लियर माइंड के अंदर आ जाएगा कि ये बात सही है या गलत है। सो इसको याद रखना है कि एक हिंट मैंने आपको दिया था, वो हिंट क्या था कि जब आप 2/2 का डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो वही प्रोसीजर यहां पे अप्लाई होगा। सो इसका मतलब है यहां पर माइनस होगा। सो डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे, फिर ऑफ डायगोनल वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। और यही जो फैक्टर्स आपने न्यूमरेटर में लिखे हैं यही डिनोमिनेटर में आएंगे, लेकिन उसका साइन क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 2000 माइनस 1800 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 1800। याद रखिए ये बात पिछले कुछ लेक्चर्स में भी मैंने आपसे शेयर की थी कि जितनी ऑरल कैलकुलेशन पॉसिबल हो सके आप ऑरल कैलकुलेशंस की तरफ मूव करें। कैलकुलेटर का इस्तेमाल उस वक्त करें जब आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करनी है। सो यहां बड़ा इजीली हम देख सकते हैं कि 2000 में से अगर माइनस कर दिया जाए 1800 तो आपके पास बचता है 200 डिवाइडेड बाय, और 2000 में 1800 ऐड कर दें तो आपके पास क्या आएगा जी, 3800। सो फर्दर आपके पास 1/19 आंसर होगा, और इसी 1/19 को आप पॉइंट्स में चेंज कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.056। ठीक है, अब आप देखिए जरा गौर कीजिए, क्या ये जीरो है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये जीरो के बाद कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव साइड पर जा रहा है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल को स्टडी करते हैं। जी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, टोटल ऑब्जर्वेशंस 150 दिए हुए हैं, ए की फ्रीक्वेंसी 30 दी हुई है, बी की फ्रीक्वेंसी 60 दी हुई है, और इसके अलावा ए बी जो आपकी पॉजिटिव क्लास थी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के साथ, उसकी फ्रीक्वेंसी 12 दी हुई है। सो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के फॉर्मूले को माइंड के अंदर रखें तो फिर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, क्योंकि आपको सारी की सारी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज रिक्वायर्ड है। अब अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज में सिर्फ ए बी ही आपको मेंशन्ड है, इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो याद रखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आपने सबसे पहले टेबल इसका जनरेट करना है, टेबल को कंप्लीट करने के बाद अपनी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना है, फिर आप कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। सो देखिए मैं एक आउटलुक जनरेट करता हूं टेबल की, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने टेबल को किस तरह बनाना है। देखिए आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में भी हमने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया था। ए के लिए हम लिखते थे ए और अल्फा, ठीक है, और इसी तरह बी के लिए आप लिखते हैं बी और बीटा। तो इनकी जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं वो पुट अप कर दीजिए। वो क्या है जी, ए की फ्रीक्वेंसी यहां हम टोटल में लिखते हैं, दिस इज 30। इसी तरह बी की फ्रीक्वेंसी आपको मेंशन्ड है, बी की फ्रीक्वेंसी इसका टोटल हम यहां मेंशन करते हैं, और ओवरऑल टोटल आपके पास है 150। सो गौर से देखिए एक और अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज आपको मेंशन्ड है, वो है 12AB, जहां ए और बी इकट्ठे मेंशन्ड हो रहे हैं। ठीक है, अब जरा इसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे। सो जरा देखिए क्या है जी, ये कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत सिंपल है। आपको पता है हमने कल रूल्स भी पढ़े थे, जो इससे पहले हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ए बी अल्फा बीटा और एन के हवाले से कुछ रूल्स पढ़े थे, वो टोटल 6 रूल्स थे। तो उन्हीं 6 रूल्स को यहां अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हमारा टेबल जो है वो यहां कंप्लीट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। सो देखिए 30 और 12
अगर इसको हम देखें तो 30 में से 12 को माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 18, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ए बी और ए बीटा को ऐड करें तो आपके पास ए आता है, तो ऑब्वियसली फिर सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। सेम प्रोसेस यहां पर होगा कि 60 और 12 यहां पे देखेंगे तो दिस इज योर 48, क्योंकि 48 और 12 मिलकर 60 बना देंगे। अब आगे चलिए, ए की फ्रीक्वेंसी के साथ अल्फा की फ्रीक्वेंसी भी आपको मेंशन नहीं है, लेकिन कैलकुलेट हो सकती है अल्फा की फ्रीक्वेंसी। वो कैसे कि 150 में से हम 30 माइनस करेंगे तो 120 आपकी अल्फा की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह बीटा की फ्रीक्वेंसी को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 150 में से 60 को माइनस करें तो 90 आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो देखिए अब यहां पर कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। 120 में से 48 को हम माइनस करेंगे, 120 माइनस 48, तो इस तरह आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहला यानी टेबल कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद जो पहला स्टेप होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला होगा। आप यहां पर फॉर्मूला पुटअप करेंगे। वो क्या जी, जरा इसको अगर किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो वो लाजमी इनके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन जरूर कर दें। इससे ये होगा कि आपको क्या फॉर्मूला लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी ये क्या है आपका ए बी और दिस इज ए बीटा, नाउ अल्फा बी एंड अल्फा बीटा। तो हमने डिटर्मिनेंट का रूल यहां अप्लाई किया था, तो जरा देखें क्या लिखेंगे। ए बी गौर से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी और अल्फा बीटा माइनस ऑफ डायगोनल में ए बीटा इंटू अल्फा बी। ये आपका फैक्टर जब जनरेट हो जाए तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, सेम न्यूमरेटर को लिखने के बाद प्लस का साइन डाल देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज और इसका आंसर फाइंड कर लेना जी। तो देखिए पुटअप करें वैल्यूज, तो क्या आएगा, सबसे पहले है ए बी, इसकी वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई बाय 72 माइनस ए बीटा इज 18 एंड अल्फा बी इज 48। तो डिनोमिनेटर में भी यही होगा लेकिन प्लस के साइन के साथ। चलिए जी इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 72 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 48, तो आंसर क्या आ रहा है 0। 12 मल्टीप्लाई बाय 72, कंफर्मेशन कर रहे हैं हम, 12 मल्टीप्लाई बाय 72 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 48 इज कंफर्म 0। और जब हम डिनोमिनेटर में जाएंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 72 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 48, इट इज 1728। डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, न्यूमरेटर में अगर 0 है तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। आप इसकी इंटरप्रिटेशन अगर कर देंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन बिल्टअप होगा। क्या आप थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू अगर 0 हो तो हम लिखते हैं नॉट एसोसिएटेड, एट्रीब्यूट्स आर नॉट एसोसिएटेड। होप आज का लेक्चर आपको यहां पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह आपने कंप्लीट एसोसिएशन और कंप्लीट डिसएसोसिएशन में डिफरेंस को क्रिएट करना। कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन is used to find the measure the strength of association। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।